दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में ही फिल्म के लीड कैरेक्टर महाराजा को दिखाया जाता है, जो कि राम के नाम के एक सैलून में काम करता है। अगले सीन में महाराजा एक खिलौने की दुकान में होता है, जहां वो अपनी नन्ही सी बच्ची के लिए कुछ खिलौने देखने लगता है। उसी दुकान के अपोजिट साइड अपने घर में महाराजा की बीवी और बेटी बैठी होती है, जिन्हें वो इशारे से पूछता है कि बच्ची के लिए कौन सा टॉय खरीदूं। तभी वहां घर में रखे एक लोहे के डस्टबिन को दिखाया जाता है, जिसकी अहमियत फिल्म में आगे पता चलती है। यहाँ एक खिलौना फाइनल होने के बाद अपनी बीवी के लिए भी एक माँ बच्चे की प्यारी सी मूर्ति हाथ में रखता है। इसी दौरान अचानक एक ट्रक का बैलेंस बिगड़ने से वो बेकाबू ट्रक सीधे महाराजा के घर में घुस जाता है। इस दर्दनाक भयावह हादसे में मौके पर ही उसकी बीवी की मौत हो जाती है, लेकिन किसी तरह उसकी नन्ही सी बेटी बच जाती है। और इस हृदय विदारक दृश्य को उस टूटे हुए स्टेचू के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसमें माँ के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन सुकून से सो रहा वो बच्चा अभी भी सलामत है। अब इस कहानी में सीधे 15 साल आगे का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें महाराजा की वो बेटी अब 10th क्लास पहुंच चुकी है, जिसका नाम ज्योति है। यहाँ ज्योति खुद के बारे में कहती है कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्लास से ज़्यादा समय मैं ग्राउंड में बिताती हूँ, इसीलिए मुझे सिर्फ एक ही टीचर पसंद करती है, मेरी पीटी मिस आसिफा मैम, जो कि मुझे स्पोर्ट्स ही नहीं हर क्षेत्र में सपोर्ट करती है। वो आगे कहती है कि हमारे घर में 3 लोग रहते हैं, मेरे पापा, महाराजा, मैं और लक्ष्मी। यहाँ वो लक्ष्मी के बारे में बताती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरा घर टूटकर मुझ पर गिर गया था, तब लक्ष्मी ने ही मुझे कवर करके मेरी जान बचाई थी। तब से लक्ष्मी हमारे घर की सदस्य है। यहाँ महाराजा एक माँ की तरह उसका सारा काम करने से लेकर हर तरह से उसका ख्याल रखता है। इन 15 सालों में अब महाराजा का अपना खुद का सैलून शॉप है, जिसका नाम उसने अपनी बेटी के नाम पर ज्योति सैलून रखा है। तभी एक दिन स्कूल का चेयरमैन किसी दूसरे बच्चे के द्वारा स्कूल में शराब की बोतल रखने की गलती पर महाराजा के सामने ही ज्योति को डांट फटकार लगाते हुए स्कूल से बाहर निकाल रहा होता है, लेकिन असलियत पता चलने पर भी वो ज्योति से सॉरी नहीं बोलता। इस पर महाराजा कहता है, मैंने कहा था सर कि मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आपने इसे बिना गलती के डांटा, इसके लिए ज्योति से माफी मांगिए। अब चेयरमैन अपनी पहुंच का रौब दिखाते हुए उल्टा उन्हीं पर भड़कता है कि तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, और उन्हें बाहर निकालने के लिए सिक्योरिटी बुलाता है। तब भी महाराजा उससे माफी मंगवाने की जिद पर अड़ा होता है, जिससे उस कमरे में होने वाले हंगामे के बीच महाराजा का अपनी बेटी के लिए प्यार और सनक देख वो चेयरमैन डर जाता है और ज्योति से माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। तो कुछ इस तरह का था महाराजा का अपनी बेटी के लिए प्यार। ज्योति एक बात अच्छी तरह से जानती है कि उनके पापा किसी भी हद तक जाकर उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स कैंप के लिए ज्योति स्कूल के काफी सारे लोगों के साथ 1 हफ्ते के लिए बाहर जाने वाली होती है, और पहली बार महाराजा अपनी बेटी से 1 हफ्ते के लिए दूर रहने वाले होते हैं। वो जाते हुए कहती है कि लक्ष्मी को ठीक से साफ करना, मैं वीडियो कॉल करके चेक करती रहूंगी। अब महाराजा अकेला रहने लगा। तभी एक रात जब वो अपने सैलून को बंद करके घर आता है, तो अगले ही सीन में महाराजा के घर में बिखरे हुए हर एक सामान के साथ एक कोने में पड़े हुए महाराजा को बेहोश जैसी हालत में दिखाया जाता है, और एक सांप उसके ऊपर से निकल जाता है। उसे कुछ होश ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि कोई उसके घर में आया था और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। दोस्तों, अब कहानी में अलग अलग दृश्य से अलग अलग घटनाएं लगातार दिखाए जाएंगे, जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और फिल्म के मूल कहानी से सीधे जुड़े हैं। आगे चलकर ये सारी घटनाएं धीरे धीरे आपस में कनेक्ट होते जाते हैं, इसलिए ध्यान से पूरी कहानी सुनते जाइए। इसका क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देंगे। अब सीन में एक गुंडे जैसा दिखने वाला वहां का लोकल काउंसलर एक गैराज में तमतमाते हुए आता है, और इस गैराज के मालिक को सारे मैकेनिक लोगों के बीच इस बात पर पीटने लगता है कि उसने अपनी जिस फॉर्च्यूनर कार को यहाँ सर्विसिंग के लिए दिया था, उसमें रखा हुआ एक गिफ्ट किया हुआ चश्मा कार से चोरी हो चुका है। इसी बीच धना नाम का एक नया मैकेनिक वहां आता है, जो कि 2 दिन पहले ही जेल से छूटा था। तभी धना को देख वो ऑनर कहता है कि इसी ने गाड़ी की सर्विसिंग करके शाम को वापस डिलीवरी दी थी। फिर उस काउंसलर को इस बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आया कि जब गाड़ी शाम को डिलीवरी के लिए निकली तो मेरे घर पर सुबह डिलीवर क्यों हुआ, तो रात भर मेरी गाड़ी लेकर कहाँ घूम रहा था, ये बोल के वो धना की ज्यादा पिटाई करने लगा। इसके बाद कल तक चश्मा वापस करने की वार्निंग देकर वो काउंसलर वहां से चला जाता है। उसी रात एक बार में वो काउंसलर अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पी रहा होता है। तभी धना उस बार शॉप में आकर काउंसलर के सामने उसका चश्मा लहराकर ये दिखाता है कि हाँ, उसी ने वो चश्मा चोरी किया था, और फिर उसके सामने वो उसे तोड़ देता है। लेकिन अभी मार का बदला बचा था, इसलिए वो काउंसलर और उनके दोस्तों की सबकी बेरहमी से वही कुटाई कर देता है। इसके बाद सीधे पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें महाराजा उस दिन अपने घर पर हुए उस घटना और चोरी पर FIR लिखवाने आया है। वो उस चोरी का डिटेल बताते हुए कहता है कि कल रात करीब 10 बजे मैं अपनी दुकान बंद करके घर आया और ड्रेस चेंज की, तभी मैंने देखा कि मेरे पीछे 2 आदमी थे। उनके चेहरे पर मास्क था। एक ने मेरा मुंह बंद किया और कोई तीसरा आदमी भी वहां था, जो हॉल से आकर मेरे सर पर रॉड से मारा। उसके बाद तीनों ने मार मार कर मुझे बेहोश कर दिया और लक्ष्मी को उठा ले गए।
लक्ष्मी के बारे में थोड़ा पूछताछ के बाद वो पुलिस वाला महाराजा से कहता है कि जब लक्ष्मी तुम्हारी बेटी नहीं है, बीवी नहीं है, बहन नहीं है, तो फिर ये लक्ष्मी है कौन? तब महाराजा अपने फोन से उस लोहे के डस्टबिन का फोटो दिखाते हुए कहता है कि यही लक्ष्मी है। फिर वो पुलिस वाला महाराजा से कहता है कि तुमने इस कचरे के डब्बे के लिए आते ही एफआईआर लिखने के लिए कहा। थोड़ा और पूछताछ के बाद वो भड़कते हुए कहता है कि ना तो इसमें पैसे थे, ना गहने थे, ना वो सोने का है और ना उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स था। यहाँ तक कि कचरे के डब्बे में कचरा तक नहीं था। ऐसे डब्बे के लिए 3 चोर तुम्हारे घर पर क्यों आएंगे? मैं तुझे पागल दिखता हूँ क्या? तब महाराजा कहता है कि सर, लक्ष्मी ने ही मेरी बेटी की जान बचाई थी। मेरी बेटी स्पोर्ट्स कैंप गई हुई है और उसके आने से पहले किसी तरह लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए सर। साथ ही बातों बातों में ये भी कह देता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं हाई ऑफिसर से बात करूंगा। अब वो पुलिस वाला गुस्से में महाराजा को लात और धक्का मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने की कोशिश करता है और इसी धक्का मुक्की में ध्यान से देखने पर पहली बार महाराजा को उस पुलिस वाले की पीठ में कुछ चेक करते हुए दिखाया जाता है, जिसके मायने कहानी में आगे पता चलता है। वहाँ सारे पुलिस वाले मिलकर भी महाराजा को स्टेशन से बाहर नहीं निकाल पाते। अब एक दूसरे सीन में इंस्पेक्टर वरदराजन द्वारा एक चोर को पकड़कर चोरी की उस पूरी घटना को रिक्रिएट करते हुए दिखाया जाता है। वरदराजन एक लालची किस्म का पुलिस वाला होता है। वो चोर के जरिए ओरिजिनल गहनों को जब्त करके उसके बदले डुप्लीकेट गहनों को बनवाकर उन घरवालों को वापस कर देता है। इस तरह कई चोर उचक्कों से साठगांठ करके उनसे फेक जब्ती की एक्टिंग करवा के वो इंस्पेक्टर कई सारे हेराफेरी करता रहता है और बाद में उस चोर या उसके घरवालों को थोड़े बहुत पैसे देकर उन्हें भी खुश रखता है। उसके बाद जब वरदराजन वापस अपने पुलिस स्टेशन आता है तो यहाँ की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जहाँ महाराजा के हंगामे से पूरा पुलिस स्टेशन अस्त व्यस्त हो चुका होता है। बाद में महाराजा को बुलाकर पूछता है कि बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो वो पूरी कहानी फिर से दोहरा देता है कि कैसे 3 लोग घर में घुसे और लक्ष्मी को चुरा कर ले गए। महाराजा फिर से वही बात कहता है कि कैसे लक्ष्मी ने मेरी बेटी की जान बचाई और जब वो कैंप से वापस आएगी तो वो लक्ष्मी के बारे में ही पूछेगी। किसी भी तरह उसे ढूंढ दीजिए सर। तब वरदराजन कहता है कि तुम मुझे ऐसी कोई बात बताओ कि मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा हो सके। तब महाराजा एक अजीब सी बात बताता है कि जब तीनों मुझे मार रहे थे तो उनमें से एक आदमी को मैंने पीछे से धक्का दिया जिससे उसकी शर्ट फट गई और तभी मैंने उसकी पीठ देखी और मैंने देखा कि उसकी पीठ में कान लगा हुआ था। मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। इस पर किसी पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि अब क्या बोले। फिर अगले सीन में ध्यान से देखने पर महाराजा वरदराजन और कुछ दूसरे पुलिस वालों की भी पीठ को किसी बहाने से छूकर चेक करता है। अब यहाँ महाराजा के अतरंगी बातों से वरदराजन भी परेशान हो जाता है और जब वो इंस्पेक्टर से ये कहता है कि अगर आपसे नहीं होता तो लक्ष्मी का केस सीबीआई को सौंप दीजिए सर प्लीज। इस पर वरदराजन उसे थप्पड़ मार के और गन दिखाकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देता है। लेकिन कुछ ही देर में वो दोबारा वहां आता है और लक्ष्मी को ढूंढने के लिए 5 लाख रुपए देने की बात कहता है और एडवांस के रूप में 40,000 रुपए तुरंत दे देता है। अब यहाँ पहली बार वो लालची इंस्पेक्टर वरदराजन सीरियस होकर उसे ढूंढने लगता है और उस डस्टबिन की तलाशी में महाराजा का पूरा घर अच्छे से चेक करने पर उसे महाराजा का अकाउंट डिटेल मिलता है, जिसमें यह पता चलता है कि महाराजा के सेविंग अकाउंट में 15 लाख रुपए रखे हुए हैं। और अब वो श्योर हो जाता है कि उस कचरे के डिब्बे में जरूर कोई कीमती चीज है। उसी वक्त महाराजा अपनी बेटी ज्योति की भेजी हुई वीडियो देखता है जिसमें वो अपने कैंप के बारे में बताने के बाद लक्ष्मी के बारे में पूछती है और उसका फोटो भेजने के लिए कहती है। अब इस वीडियो मैसेज के बाद महाराजा इंस्पेक्टर वरदराजन को 5 लाख की जगह 7 लाख देने की पेशकश करता है। वहीं एक दूसरे सीन में सेल्वा को दिखाया जाता है जहां वो अपने साथी सबरी के साथ मिलकर एक घर में चोरी करने घुस जाता है। यहाँ ये लोग एक विधवा और उसकी बेटी को बांध देते हैं। ये लोग इस तरह के घरों को ही टारगेट करते हैं जहाँ कम लोग हों और चोरी करना आसान हो। इन लोगों से पैसे जेवर सब कुछ मिलने के बाद भी सेल्वा के दोस्त सबरी की नीयत उसकी बेटी पर खराब हो जाती है और वो सेल्वा से पूछकर उसके साथ दुष्कर्म कर देता है। लेकिन यहाँ सेल्वा को इस तरह के किसी दुष्कर्म में अय्याशी करने में कोई इंटरेस्ट लेते नहीं दिखाया जाता। उसे सिर्फ चुराए हुए पैसों और गहनों से मतलब होता है। लेकिन इन लोगों की क्रूरता और निर्दयता ऐसी कि जिस भी घर में ये लोग चोरी डकैती करते हैं हर बार वहाँ के लोगों को जान से मार कर ही वहाँ से निकलते हैं ताकि पीछे कोई सबूत ना रहे। और इस घर को तो इन लोगों ने गैस सिलेंडर से ही उड़ा दिया। तो ऐसे जघन्य अपराधों से सना हुआ था सेल्वा का रियल कैरेक्टर। वहीं दूसरी तरफ सेल्वा की एक पत्नी और एक छोटी सी बेटी होती है और अपने कॉलोनी में एक सभ्य व्यक्ति की तरह सामान्य सुखी जीवन जी रहा होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक का एक दुकान होता है जिसमें वो अपने उसी हैवान दोस्त सबरी के साथ मिलकर काम करता है। ये था दुनिया के लिए एक सीधे आदमी वाला सेल्वा का दूसरा रूप। आगे दिखाया जाता है कि सेल्वा अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। इसकी बेटी की पीठ में कंधे के पास एक छोटा सा जख्म होता है जिसकी वो हर रोज मरहम पट्टी करता है। वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है।
तभी सेल्वा के घर में उसी डस्टबिन लक्ष्मी को दिखाया जाता है जिसके लिए महाराजा ने पुलिस स्टेशन में जाकर जमीन आसमान एक कर रखी है। यहाँ ज्योति का अपने पिता को भेजा गया वीडियो मैसेज का दृश्य दिखाया जाता है जिसमें वो लक्ष्मी के बारे में पूछती है, तो दूसरी तरफ उस डस्टबिन की तलाश कर रहा कांस्टेबल एक बर्तन की दुकान तक पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात उन्हीं के करीबी पुलिस इन्फॉर्मर नल्ला शिवा से होती है और अब नल्ला शिवा भी उसके साथ उस डस्टबिन को खोजने में लग जाता है। इधर सेल्वा और सबरी की एक और डकैती और पूरे परिवार के खात्मे का सिलसिला चलता रहता है। वहीं डस्टबिन की इंक्वायरी में लगा एक हेड कांस्टेबल अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट में महाराजा का नंबर देते हुए कहता है कि पिछले 20 दिनों के इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स और फिर वो किस रेंज में घूम रहा था, ये सारे डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। जहां एक और महाराजा की बेटी ज्योति अपने स्पोर्ट्स में पूरी मेहनत से लगी हुई है, वहीं परेशान महाराजा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहता है और अब तो वो पुलिस वालों से कराए जाने वाले काम से लेकर उनके ताने और कभी कभी उनकी मार तक सहता है, लेकिन पुलिस स्टेशन रोज आता है, वहीं बैठा रहता है। फिर एक दिन जब महाराजा पुलिस स्टेशन पर बैठा होता है तभी वहाँ पर धना का मालिक, वो कार मैकेनिक आता है। धना पिछले 3 दिनों से लापता था। उसी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने उसका ऑनर धना का फोटो लेकर पुलिस स्टेशन आया होता है। यहाँ उसी के बाजू में बैठे महाराजा उस कार मैकेनिक के हाथ में धना की फोटो देखता है और यहाँ से कहानी फिर से उसी रात के फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जब वो तीनों चोर महाराजा के घर आए थे। महाराजा का कोने में बेहोश हालत में पड़ा रहना, उस सांप का आना और महाराजा के ऊपर से गुजर जाना। अब इस सीन में उस रात की थोड़ी और डिटेलिंग दिखाई जाती है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाएगी उस रात की डिटेलिंग भी बढ़ती जाएगी। इस बार सीन में ये दिखाया गया कि कांच के गिरने से बेहोश महाराजा की जब आंख खुली तो उस रात एक चोर के जेब से गिरा टोल प्लाजा का स्लिप वहीं पड़ा हुआ उसे दिखता है और जिस कार का वो स्लिप था उसके नंबर से कार के ऑनर के बारे में पता करके पहले वो उसके घर जाता है। फिर वहां से पता चलता है कि इस कार का मालिक तो अभी एक बार में गया हुआ है। फिर जब महाराजा उस बार में जाता है तो इसके आगे पता चलता है कि ये वही हब बार है जहाँ वो काउंसलर अपने दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है और ये रात भी वही थी जब उस काउंसलर की पिटाई वो धना करने वाला होता है। वो काउंसलर ही उस कार का ऑनर था। यहाँ महाराजा पहले श्योर होना चाहता है कि उस रात मेरे घर में जो आया वो यही काउंसलर है या कोई दूसरा उसकी गाड़ी चला रहा था। तब यहाँ फिर से उस चश्मा चुराने वाले धना की कहानी रिमाइंड कराई जाती है कि उस दिन कैसे धना ने उस कार की डिलीवरी शाम को नहीं दी और पूरी रात वो कार घुमाता रहा। फिर महाराजा उससे पूछता है कि कल रात जो आपकी गाड़ी लेकर गए थे वो अभी कहाँ होंगे। तभी धना वहाँ आता है, उसी तरह चश्मा तोड़ता है और उस काउंसलर की पिटाई को दोबारा दिखाया जाता है। अब यहाँ पहली बार ये दिखाया जाता है कि ये फिल्म रियल टाइम में नहीं बल्कि 2 टाइमलाइन में चलती रहती है। एक प्रेजेंट टाइम जिसमें महाराजा उस डस्टबिन लक्ष्मी की खोज में पुलिस स्टेशन में बैठा होता है और दूसरा पुलिस स्टेशन में जाने से पहले महाराजा इस बार शॉप में आ चुका होता है जहाँ उसके घर में हादसे वाली रात को उस काउंसलर की कार एक्चुअल में धना ले गया होता है। अब महाराजा यहाँ धना की लड़ाई उस काउंसलर से होते हुए देख रहा होता है और काउंसलर की कुटाई के बाद धना जब अपनी बाइक में वहां से जाने लगता है तो महाराजा उसका पीछा करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद धना को आभास हो जाता है कि महाराजा उसे फॉलो कर रहा है। फिर वो तुरंत अपने आदमियों को फोन करके किसी जगह पर इकट्ठे होने के लिए कहता है। जब धना एक फैक्ट्री जैसी जगह पर रुकता है तो उसका पीछा कर रहे महाराजा पर धना के आदमी लोग हमला कर देते हैं और यहाँ एक लंबा फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है जिसमें महाराजा अपने उस तरह से धना के सारे आदमियों को एक एक करके मारता है। यहाँ शर्ट फाड़कर धना के पीठ को भी दिखाया जाता है जिसमें कुछ नहीं था, लेकिन इस फाइट के बीच धना के बोलने से ये बात पता चलती है कि उस रात जो 3 लोग महाराजा के घर में आए थे उन तीनों में से एक ये धना ही था। अब यहाँ महाराजा की आंखों में तो जैसे खून सवार हो गया था। वो धना को मारते हुए बाकी 2 लोगों के बारे में भी पूछने लगता है, जिसके जवाब में धना सिर्फ इतना बताता है कि उनमें से एक तेरे एरिया के पुलिस स्टेशन में है, पता कर सकता है तो कर ले। महाराजा यहाँ जिस गुस्से और बेचैनी से धना को मार रहा होता है, ऐसा लग रहा था कि मानो उस रात की कहानी और महाराजा के दिल पर जो बीती उसका दर्द कुछ ज्यादा ही गहरा है। इतना ज्यादा गहरा कि जब महाराजा के हाथों में एक धारदार हथियार आता है तो वो गुस्से से धना का गर्दन उसके धड़ से ही अलग कर देता है और उसके कटे हुए सर के सामने आकर गुस्से से कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और जैसे तेरा सर काटा वैसे ही उसका सर भी काट दूंगा। अब यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कहानी की शुरुआत में महाराजा इस पुलिस स्टेशन में वो डस्टबिन लक्ष्मी के लिए नहीं बल्कि इसलिए आया था क्योंकि धना ने उस दूसरे आदमी का पता बता दिया था जो इस पुलिस स्टेशन में है। एक डस्टबिन की रिपोर्ट इसीलिए की ताकि वो इस पुलिस थाने में ज्यादा समय बिता सके और ज्यादा पुलिस वालों से मिल सके। वो यहाँ हर एक आदमी की पीठ में एक सूजे हुए गांठ को किसी न किसी बहाने छूकर चेक करते रहता है। उस सूजे हुए गांठ का रहस्य आपको कहानी में आगे पता चलेगा। इस 3 दिन पहले घटी पूरी घटना को याद करते हुए महाराजा का सीन दिखाया जाता है जिसके बगल में ही उस कटे हुए धना का मालिक हाथ में धना का फोटो लिए बैठा था। महाराजा यहाँ सांत्वना देने के बहाने इस आदमी का पीठ भी चेक करता है। उसने पुलिस वालों से भी यही कहा था कि मैंने उसके पीठ में कान देखा है,
वो जानता था कि इन्हीं पुलिस वालों में से कोई है जो उस रात उसके घर में आया था और वो अलर्ट ना हो जाए इसीलिए इसे खुलकर नहीं बताया। अब अगले सीन में जिस गैराज में उस काउंसलर, गैराज का मालिक और धना के बीच जो मारपीट हुई थी, उनमें से धना को तो महाराजा उसी रात काट चुका था, लेकिन बाकी दोनों धना को लेकर ही कंप्लेन लिखवाने एक ही टाइम पर वहां पुलिस स्टेशन में आए होते हैं। एक धना का मिसिंग कंप्लेन लिखवाता है तो दूसरा उस हब बार में मारपीट का कंप्लेन लिखवाता है। अब यहाँ से मर चुके धना की इंक्वायरी भी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वो हेड कांस्टेबल और नल्ला सिवा ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब नए डस्टबिन को बनवाएंगे, बिल्कुल हूबहू लक्ष्मी की तरह। इस तरह से एक बनाने वाले के पास जाने पर वो आदमी 4 दिन का टाइम देने लगता है। इधर महाराजा डायरी में लिख लिख कर हर उस सस्पेक्ट का नाम काट रहा था जिसके पीठ में वो गांठ नहीं है। अब एक दूसरे सीन में सेल्वा को दिखाया जाता है जिसमें 2 दिनों बाद सेल्वा की बेटी का जन्मदिन होता है, जिसकी वजह से सेल्वा अपने बीवी बच्चों के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर जाकर अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही कीमती चेन ऑर्डर करता है जिसे उसकी छोटी सी बेटी भी पसंद करती है। ये सोने की चेन बहुत महंगी होती है। सेल्वा यहाँ अपनी पत्नी के मना करने पर भी उसको ऑर्डर देता है ताकि 2 दिनों में जन्मदिन तक बनकर तैयार हो जाए और घर आकर पत्नी के साथ बातचीत में कहता है कि मेरी बेटी को खुश रखना है, ये जिंदगी में जो भी मांगेगी इसे सब दूंगा, चाहे कितने भी करोड़ लग जाए, ये अपनी मर्जी से जिएगी। सेल्वा की पत्नी को सेल्वा की काली सच्चाई पता नहीं थी। अब बेटी के बर्थडे वाले दिन सेल्वा की बीवी सेल्वा को फोन करके कहती है कि याद से वो चैन लेते हुए आना, और आगे कहती है कि घर में काफी सारे मेहमान आ रहे हैं तो किसी अच्छे से सैलून में जाके दाढ़ी बनवा के आएंगे क्या, कम से कम दाढ़ी ट्रिम ही करवा लीजिए। सेल्वा वो चैन लेकर फिर उसी राम की सैलून में जाकर रुकता है जिसे इस फिल्म के पहले ही सीन में दिखाया गया था। यहाँ महाराजा काफी यंग दिखाई दे रहा है जिसे कोई चोट नहीं लगी है, और इस सीन से यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि ये फिल्म 2 टाइमलाइन में नहीं बल्कि 3 टाइमलाइन में चल रही होती है। एक प्रेजेंट डे जिसमें महाराजा पुलिस स्टेशन में होता है, दूसरा टाइमलाइन इसके 3 दिन पहले का जब महाराजा के घर हादसा होने पर वो धना को काट चुका होता है, और तीसरा टाइमलाइन है 15 साल पहले का जिसमें सेल्वा के सारे सीन, मतलब उसके दोस्त सबरी, इन दोनों के काले करतूत, डकैती, हत्याएं, सेल्वा की पत्नी, बच्चे, सारे के सारे सीन जो दिखाए गए वो प्रेजेंट डे के नहीं बल्कि 15 साल पहले के थे। तब महाराजा इसी राम की सैलून में काम करता था। सेल्वा यहाँ महाराजा को अपनी दाढ़ी ट्रिम करने को कहता है और सेल्वा की अपनी बीवी से हुई बातें सुनकर वो जान चुका होता है कि आज इनकी बेटी का जन्मदिन है। वो सेल्वा को बताता है कि मेरी भी एक बेटी है सर। इसी बीच ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाने से वो नई बैटरी लाने के लिए बगल वाले शॉप पर जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद ही सेल्वा को सबरी का कॉल आता है और वो घबराते हुए एक न्यूज़पेपर की खबर बताने लगता है। वो कहता है कि हमने अब तक जितने कांड किए हैं सबके बारे में पेपर में लिखा है, और इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि ये सब बाहर स्टेट के लोगों ने किया है। शायद इनको जानकारी मिल गई होगी कि ये हमने किया है। सेल्वा सबरी को समझाते हुए कहता है कि ऐसी न्यूज इसीलिए डाले जाते हैं कि हम खुद जाकर फंस जाए, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। फिर फोन रखते ही जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, पीछे महाराजा खड़ा होता है। इस सीन को इस तरह से दिखाया जाता है कि महाराजा सेल्वा की सारी बातें सुन चुका है। अब महाराजा चुपचाप सेल्वा की दाढ़ी को ट्रिम करने लगता है। इसके बाद सेल्वा घबराहट में अपनी बेटी के लिए खरीदा वो महंगा चैन वहीं पर भूलकर चला जाता है। दूसरी तरफ सेल्वा के घर में उसकी बच्ची के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियां धूमधाम से हो रही होती है। यहाँ सेल्वा घर आने के बाद उसके पार्टनर सबरी को सैलून वाली सारी बातें बताता है कि शायद वो सैलून वाला हम दोनों की बातें सुन चुका है। तब दोनों डिसाइड करते हैं कि सही मौका देखकर उस सैलून वाले को भी मार देंगे ताकि कोई सबूत ही ना रहे। अब सेल्वा उस चैन के लिए अपना बैग, पॉकेट सब चेक करता है पर वो चैन नहीं मिलती। वो हर जगह उस चैन को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ महाराजा दुकान में वो सोने का चैन देख लेता है और उसे उठाते हुए कहता है कि बेचारा कह रहा था कि 3 बजे बच्चे के जन्मदिन का फंक्शन है, और फिर वो उसके एड्रेस का पता लगा के वो चैन वापस करने उसके घर के लिए निकलता है। अब यहाँ सीन कुछ ऐसा बन पड़ता है कि जैसे ही महाराजा अपनी बाइक खड़ी करके सेल्वा की तरफ आगे बढ़ता है, महाराजा के पीछे से पुलिस वाले आ रहे होते हैं। ये देख डरे घबराए हुए सेल्वा सबरी से धीरे धीरे बातें करने लगता है कि पुलिस को ये सैलून वाला ही लेकर आ रहा है, पकड़वा दिया इसने। यहाँ इनके कांड इतने घिनौने थे कि पुलिस वाले पकड़ते ही इन दोनों को मारने लगते हैं। यहाँ हंगामे के बीच सेल्वा की पत्नी भी वहाँ आ जाती है और तब उसे भी अपने अपराधी पति की सच्चाई पता चलती है। इसी बीच सबरी अपनी गन लेकर पुलिस वालों को धमकाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले सबरी को मार देते हैं और सेल्वा को उसके रोते हुए बीवी बच्चों के सामने दोनों हाथ पीछे बांध के ले जाते हैं। जाते हुए वो महाराजा को गुस्से से देखते हुए जाता है जैसे इसी की वजह से सब कुछ बर्बाद हुआ है। अब दूसरी तरफ महाराजा की बेटी ज्योति के कैंप के 7 दिन पूरे हो चुके होते हैं और अब वो बस में बैठकर अपने घर के लिए निकलती है।
बस से ही वो अपने पिता को वॉइस मैसेज में अपने लिए एक रेड शू खरीदने के लिए कहती है। इधर उस काउंसलर और गैराज मालिक की रिपोर्ट पर धना की इंक्वायरी में काम कर रहे दो पुलिस वाले एक ही साथ उसी फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां पर महाराजा ने धना को काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ फेक डस्टबिन भी तैयार था। वो लोग इसे हथौड़े से मारकर थोड़ा गंदा करके पूरी तरह से महाराजा की डस्टबिन बनाने लगते हैं। यहाँ ये लोग ये भी सोच लेते हैं कि अगर महाराजा ने पहचान लिया कि ये डस्टबिन मेरा नहीं है तो इस केस को भी हम पहले की ही तरह किसी चोर से एक्टिंग करवाकर उसे पैसे देकर हैंडल कर लेंगे। और इसके लिए वो कई पुराने चोरों से भी बात करता है, लेकिन कोई भी डस्टबिन चोर कहलाना नहीं चाहता। ऐसे समय में इंस्पेक्टर वरदराजन एक डस्टबिन चोर के एक्टिंग के लिए 50,000 रुपए तक देने की बात करता है। तो इस पर उसी का पुलिस इन्फॉर्मर नल्ला सिवा ये काम खुद करने के लिए कहता है। अब वरदराजन नल्ला सिवा को उस रात की घटना सुनाने के लिए फोन से ही महाराजा का बयान फिर से लेने के लिए कहता है कि उस रात क्या क्या हुआ पूरा डिटेल में बताओ। फिर वो अपनी वही कहानी फिर से शुरू करता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले से ज्यादा दर्द छुपा हुआ महसूस होता है। वो कहता है कि उस दिन रात को करीब 10 बज रहे होंगे। मैंने अपनी दुकान बंद की और गाड़ी से अपने घर पहुंचा। तभी सीन में महाराजा की बेटी ज्योति को बस से उतरते हुए दिखाया जाता है और साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि इतने दिनों से महाराजा ने पुलिस वालों को जो स्टोरी बताई वो उसकी खुद की नहीं बल्कि उसकी मासूम बेटी ज्योति की थी। यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है कि महाराजा के पुलिस स्टेशन में आने के बाद से अब तक ज्योति के जितने भी सीन दिखाए वो सारे सीन प्रेजेंट के नहीं बल्कि पास्ट के सीन थे। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ज्योति की वीडियो मैसेज, वॉइस मैसेज कुछ भी रियल टाइम के नहीं होते बल्कि सब कुछ ओल्ड मैसेज थे। उस रात 10 बजे अपने घर पर महाराजा नहीं बल्कि बस से उतरने के बाद उसकी बेटी ज्योति अकेले घर आई थी। महाराजा को अपनी बेटी के भेजे हुए वही रेड जूते खरीदने थे जो आसानी से न मिलने पर उस रात उसे घर आने में काफी देर हुई। आगे अपने बयान में महाराजा कहता है कि मैं घर तो पहुंच गया सर। घर के बाहर रखे गमले के नीचे से चाबी निकाली और दरवाजा खोल के अंदर गया। हॉल में पहुंचकर लाइट ऑन की, फिर ड्रेस चेंज करने के लिए अपने रूम में चला गया। वहां मैंने अपने ड्रेस चेंज किया सर। अब सीन में यहाँ का मंजर बिल्कुल अलग होता है। उस वक्त उन 3 लोगों में से 2 लोग उसी रूम में छुपे होते हैं जो लगातार ज्योति को देख रहे होते हैं। उनमें से एक धना होता है। फिर जैसे ही ज्योति पलट कर देखने वाली होती है उसे पीछे से एक दूसरा आदमी अपने हाथ से ज्योति का मुंह बंद कर देता है। ये दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस इन्फॉर्मर नल्ला सिवा था। जब ज्योति इनसे बचने की कोशिश करती है तो धना और नल्ला सिवा ज्योति को पकड़कर एक गमछे से उसकी आंख में पट्टी बांध देते हैं ताकि वो उन लोगों को देख ना सके। और जब वो इन दोनों से छिटक कर जाने की कोशिश करती है तो हॉल में वो तीसरा आदमी मौजूद होता है जो पट्टी बंधी भागती हुई ज्योति के सर पर वार करता है जिससे वो वहीं गिर जाती है। ये तीसरा आदमी सेल्वा था जो 15 साल जेल की सजा काटने के बाद बाहर निकला था और महाराजा से बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग और रेकी करके उसके घर पहुंचने के टाइम पर वो तीनों वहां पहले से मौजूद होते हैं। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि उस रात महाराजा की जगह उसकी बेटी ज्योति घर पहुंचती है और उन तीनों खूंखार अपराधियों के बीच में फंस जाती है। यहाँ सेल्वा का गुस्सा इतना भयंकर था कि जमीन में गिरी हुई ज्योति को बड़ी बेरहमी से लातों से, हाथों से, रॉड से मारने लगता है। फिर यहाँ नल्ला सिवा सेल्वा से परमिशन लेता है उस घायल लड़की के साथ दुष्कर्म करने के लिए। सेल्वा पहले की तरह ही हाथों के इशारे से इजाज़त दे देता है। इसी वक्त ज्योति के पापा महाराजा को उस रेड शू को लेने के चक्कर में जूते की दुकान पर काफी देर तक वेट करना पड़ता है ताकि दुकानदार दूसरे गोडाउन से वो शू मंगवा सके। सेल्वा अपने अपराध के पुराने दिनों की तरह ही उसके घर पर खाना खाने लगता है। तभी नल्ला सिवा के बाहर आने के बाद धना भी अंदर जाके उसके साथ दुष्कर्म करता है और धना के बाहर आने पर नल्ला सिवा फिर से वही सब करता है। इस तरह दोनों हैवानियत की सारी हदें पार करते हैं। यहाँ नल्ला सिवा सेल्वा से कहता है कि वो हर रोज 10 बजे तक आ ही जाता है, पता नहीं आज ही कैसे नहीं आया। इसके बाद धना ज्योति को मारना चाहता है लेकिन सेल्वा मना कर देता है ये कहते हुए कि इसे बाद में देखेंगे। और फिर उस मासूम घायल लड़की को वहाँ तड़पता छोड़ वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में महाराजा रोते हुए कहता है मैं डर गया था सर, वो तीनों बहुत बड़े लोग थे, मैं उनसे लड़ नहीं पाया, उन्होंने मुझे बहुत मारा। वो सिसक कर रोते हुए कहता है कि ऐसा लगा कि मेरी जान ही चली गई सर। यहाँ महाराजा नाम तो अपना ले रहा था लेकिन असल में वो अपनी बेटी की दर्दनाक कहानी बता रहा था और अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि मुझे मार के वो लक्ष्मी को उठा ले गए सर। अब फोन की दूसरे तरफ ये पूरी कहानी महाराजा के मुंह से सुनकर नल्ला सिवा के होश उड़ जाते हैं। वो भौचक्का रह जाता है और समझ जाता है कि अब वो फंसने वाला है। फिर वो इस काम को टालने की कोशिश करता है लेकिन वरदराजन उसे हड़का देता है ताकि वो इस काम से ना भागे और महाराजा के घर में जाकर डस्टबिन चोरी का पूरा सीन एक्टिंग करके बताए। वरदराजन उसे पूरी रात वहीं सोने के लिए कहता है ताकि कल टाइम पे अपने साथ ले जा सके।
इसके बाद पुलिस वाले से थोड़ा दूर जाके नल्ला शिवा सीधा सेल्वा को कॉल करके महाराजा, डस्टबिन, पुलिस इंक्वायरी और उसके घर में होने वाली एक्टिंग की पूरी बात बताता है। सेल्वा उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। यहाँ उस रात की कहानी अभी भी बाकी है। महाराजा काफी देर के बाद अपने घर लौटता है, लेकिन वहाँ ज्योति के खून से सने शरीर को देख उसके होश उड़ जाते हैं और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और रोते बिलखते हुए डॉक्टर के पैर पकड़ता है कि इसे बचा लीजिए सर, और फिर वापस अपने घर में आकर गुस्से से अपने ही पूरे घर के सामान को तोड़ने लगता है। वो अपनी बेटी के साथ घटे इस भयावह हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और खुद के सिर को भी चोटिल करके वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। और पूरी फिल्म में वो महाराजा के ऊपर से सांप गुजरने वाला सीन इसी तोड़फोड़ के बाद का होता है। इसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट ज्योति का सीन दिखाया जाता है, जिसके बेड के नीचे ही महाराजा उस डस्टबिन लक्ष्मी को रखा होता है। यहाँ ज्योति रोते हुए अपने पापा से पूछती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया पापा। वो आगे अपने पापा से कहती है कि मेरा ये हाल जिसने किया है मुझे उसे देखना है, उससे बात करनी है, मुझे उनके पास ले चलो ना पापा। इस मार्मिक दृश्य में दोनों बाप बेटी सिसक सिसक के रोते हैं। अब यहाँ सारे पुलिस वाले नल्ला शिवा को अपने जीप में बिठाकर महाराजा के घर जाने लगते हैं। उसके घर में पहली बार नल्ला शिवा महाराजा के सामने होता है। इंस्पेक्टर वर्धराजन कहता है कि तुम्हारे कचरे के डिब्बे को इसी ने चुराया था और अपने साथ लाए उस फेक डस्टबिन को महाराजा शांति से रख लेता है। फिर वर्धराजन नल्ला शिवा को चोरी का पूरा सीन रिक्रिएट करने को कहता है। वो कहता है कि हम लोग इसी रास्ते से घर में घुसे थे, फिर अचानक ये महाराजा आ गया, फिर हम अंदर कमरे में छुपे। आगे उसे रियल की घटना याद आती है और वो हवस भरी नजरों से कहता है कि वो आया, उसने कपड़े बदले, मैंने देखा। फिर वो महाराजा को देखकर कहता है कि ये मुझे देखकर चिल्लाने लगा, मैं भागते हुए गया और उसका मुंह बंद कर दिया। इसी जगह महाराजा को नल्ला शिवा पर शक होता है। उसने एक्टिंग में भी गलती से मुंह बंद करने वाले दृश्य में अपना हाथ ज्योति के हाइट के हिसाब से काफी नीचे रखा हुआ था। तभी महाराजा अपनी बेटी की वो बात याद करता है कि वो 3 लोग थे पापा और उसकी पीठ में कुछ सूजा हुआ था। फिर महाराजा नल्ला शिवा के पास आके उसके गले लगता है और उसके पीठ को अच्छे से छूकर चेक करता है और फाइनली वो उसे मिल ही जाता है, जिसके पीठ में वो सूजा हुआ गांठ होता है। अब वो हैवान उसके सामने खड़ा था और महाराजा अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसे घूरता बस रहता है। वो नल्ला शिवा से पूछता है कि तेरी उम्र क्या है। वो कहता है 54 साल। महाराजा कहता है कि इस उम्र में ये करते हुए तुझे शर्म नहीं आई, तुझे नहीं लगता कि तूने पाप किया है। नल्ला शिवा समझ ही नहीं पाता कि उसे उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। महाराजा उससे कहता है कि दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए, उसने ऐसा कहा था ना। फिर यहाँ वर्धराजन महाराजा से पूछता है कि सुनो महाराजा, क्या करना है इसका। वो कहता है माफ़ करके छोड़ देते हैं सर। महाराजा अपना बदला अकेले में लेना चाहता था। इस पर वर्धराजन कहता है कि चाहे कुछ भी हो तब भी इसे छोड़ दें। वो कहता है हाँ। अब वर्धराजन वो खौफनाक सच कहता है कि तेरी बेटी के साथ गंदा काम किया हो तब भी इसे छोड़ दें। इस पर इंस्पेक्टर का बदला हुआ रूप देखकर महाराजा भी चौंक जाता है और उसे पता चल जाता है कि इन्हें भी सब कुछ पता है। यहीं पर यह दिखाया जाता है कि धना को लेकर जो इंक्वायरी चल रही थी उसमें धना के लाश के पास पड़े हुए धना के मोबाइल पर नल्ला शिवा का कॉल आ रहा होता है। यानी धना और नल्ला शिवा दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। फिर महाराजा की इंक्वायरी से हॉस्पिटल जाकर पूरी बात पता कर लेते हैं। यानी पुलिस वालों को एक दिन पहले ही सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए वो नल्ला शिवा को वहां से जाने नहीं दे रहे थे। फिर वर्धराजन एक बड़ा सा चाकू उठाकर महाराजा को देते हुए कहता है कि ये ले, खत्म कर दे इसे, काट डाल। नल्ला शिवा वहां से भागने लगता है, तभी वो उसका शर्ट फाड़ देता है और उसके पीठ का वो गांठ दिख जाता है। यहाँ वो दूसरा पुलिस वाला कहता है कि यही है ना जिसकी पीठ पर कान है, इतने दिनों से तुम इसे ही ढूंढ रहे थे ना। नल्ला शिवा वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग दरवाजा बंद करके निकल जाते हैं। बाहर निकलकर पुलिस वाले आपस में कहते हैं कि आगे जो होगा देखा जाएगा। यही अगर हमारी बच्ची के साथ होता तो हम चुप रहते क्या, काट देना चाहिए इसे। इसके बाद महाराजा उस हैवान से अपनी बेटी के हर जख्मों का हिसाब लेता है और धना की तरह ही इसका गर्दन भी धड़ से अलग कर देता है। अब यहाँ वर्धराजन दूसरे पुलिस वाले से पूछता है कि वो तीसरा कुत्ता कहाँ है, तुमने ढूंढ लिया ना। तो जवाब में कहता है हाँ। और ये बात महाराजा को पता चलती है कि सेल्वा किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है। वहां पर जाकर पहले उसके आदमियों को बहुत मारता है और फिर फाइनली जब सेल्वा महाराजा के सामने आता है तो उसे देखकर महाराजा वहीं ठहर सा जाता है कि ये वही आदमी है जो 15 साल पहले मेरे सामने जेल गया था। वो एकदम सन्न सा रह जाता है। यहाँ सेल्वा महाराजा को मारते हुए कहता है कि याद आया 15 साल पहले तूने मुझे जेल भेजा था, तेरी वजह से मेरी बेटी और बीवी दूर हो गई। तू मुझे जेल भेजकर अपनी बेटी के साथ खुशियां मनाता रहा। इसके बाद महाराजा सेल्वा को बहुत बेरहमी से पीटने लगता है और मार मार कर उसके पैर ही तोड़ देता है। फिर घायल हालत में यहाँ सेल्वा कहता है कि ये दर्द तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मिट जाएगा, लेकिन जो दर्द मैंने तुझे दिया है वो जिंदगी भर रहेगा।
तू अपनी बेटी को देख देख के रोएगा, वही चाहिए मुझे। तभी आसिफा मैडम ज्योति को लेकर वहां आती है और ज्योति सेल्वा से बात करना चाहती है, लेकिन अब महाराजा अपनी बेटी को उससे मिलने से बहुत रोकता है, पर ज्योति नहीं मानती। वो जिद पर अड़ जाती है कि पापा मुझे उससे बात करनी ही है। वो अकेले में सेल्वा से बात करते हुए कहती है कि इस दुनिया में कोई इतना नीच हो सकता है, यही देखने आई हूँ। और वो कुछ गहने अपने बैग से निकालते हुए कहती है कि ये चुराने आया था ना, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इससे जरूर बाहर निकलूंगी। तेरी अगर कोई बेटी है तो उससे पूछना, एक दिन में हम तुझ जैसे कितने कुत्तों का सामना करते हैं। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मेरे पापा तुझे मार देते। मैंने तुझे जान की भिक्षा दी है, जा जी ले। और फिर सेल्वा जमीन में पड़े उन गहनों को देखता है और वहाँ उसे वही चैन दिखता है जो उसने 15 साल पहले अपनी बेटी अम्मू के लिए खरीदी थी। यहीं पर फ्लैशबैक में कोई सेल्वा को बताता है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद एक आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पर आया था। यहाँ सीन में महाराजा सेल्वा की बीवी से कहता है कि सैलून से वो चैन लेकर आपके घर आए तो इतने में बहुत कुछ हो गया था। फिर कई जगह पता करने के बाद ये घर मिला। यहाँ सेल्वा की बीवी अपने कातिल पति के अपराध के पैसों से लिए चैन को रखने से मना कर देती है और कहती है कि आप इसे भगवान को ही दान कर दो। तभी इस घर के सामने ही वो खिलौने का दुकान दिखाया जाता है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। महाराजा की बीवी उस दुकान से सेल्वा के बच्चे के लिए गुड़िया खरीदने भेजती है और तभी उस ट्रक का बैलेंस बिगड़ता है और वो उसी घर में आकर घुस जाता है जहाँ महाराजा और सेल्वा दोनों के बीवी बच्चे होते हैं। इस भीषण हादसे में महाराजा के बीवी बच्चों के अलावा सेल्वा की बीवी की भी मौत हो जाती है, लेकिन उस लोहे के डस्टबिन के कवर की वजह से सेल्वा की बेटी बच जाती है। अब इस मार्मिक और भयावह सीन को पूरा करते हुए दिखाया जाता है कि स्टेचू में सोता हुआ वो बच्चा सलामत नहीं बचता, वो भी माँ की तरह बिखर जाता है। बाद में सेल्वा को वो आदमी ये भी बताता है कि उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बच्चे की भी मौत हो गई थी जो तुम्हारी बेटी नहीं थी। बाकियों को हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन कोई नहीं बचा। लेकिन प्रेजेंट डे में सेल्वा इस चैन के साथ जब जाते हुए ज्योति के कंधे के निशान देखता है जिसकी मरहम पट्टी वो खुद किया करता था, तो वो समझ जाता है कि ये लड़की ही मेरी बेटी अम्मू है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। अब वो पछतावे और अपराध भाव से अपनी बेटी अम्मू को पुकारते जाता है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। वो महाराजा के पैरों के पास आकर पूछता है कि वो मेरी ही बेटी है ना, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं उसका बाप हूँ। यहाँ दिखाया जाता है कि उस डस्टबिन के कवर से बच जाने वाली बच्ची सेल्वा की ही बेटी अम्मू थी, बाकी तीनों मर चुके थे। मतलब कि महाराजा जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और जिसे इतना ज़्यादा प्यार करता है वो उसकी अपनी बेटी नहीं बल्कि सेल्वा की बेटी होती है। यहाँ सेल्वा कहता है कि मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, बुलाओ मेरी बेटी को। तो महाराजा उसे धक्का मारकर सिर्फ एक ही बात कहता है कि मेरी बेटी है वो, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ सेल्वा खुद को घसीटते हुए अपनी बेटी की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो लोग दूर जा चुके होते हैं। यहाँ अनजाने में अपनी ही बेटी पर किए अत्याचार का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी बेटी के जन्म से लेकर उसे लातों से मारने तक की सारी घटनाएं याद करके रोने लगता है और आत्मग्लानि में उस बिल्डिंग की छत से गिरकर अपने आप को खत्म कर देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि अब तो उसका खून भी अपनी बेटी के पैरों के निशान से माफी मांग रहा है और यहीं पर ये बेहतरीन फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप के शानदार अभिनय के अलावा डायरेक्टर निथिलन स्वामीनाथन के ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले और बेहतरीन डायरेक्शन के लिए भी जाना जाएगा। इसका अंत इस फिल्म के पोस्टर में लिखे इस लाइन को चरितार्थ करता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये कर्म की प्रकृति और उसके प्रभाव को दर्शाती है। सेल्वा ने जो दूसरे निर्दोष और मासूम लोगों को मारा, उनके बेटियों से दुष्कर्म करने का परमिशन अपने साथियों को दिया, लेकिन ये सेल्वा का कर्मा ही था कि उसी परमिशन से वही दुष्कर्म उसकी अपनी बेटी के साथ हुआ। महाराजा नल्ला शिवा की खोज में पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन नल्ला शिवा का कर्मा खुद उसके पास ले आता है। धना की खोज में महाराजा एक बार शॉप में जाता है, लेकिन धना का कर्मा खुद उसके पास ले आता है। इसे कहते हैं कर्मा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।